दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नई मुंबई महानगर पालिका के चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। कई पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बड़े पैमाने पर उपेक्षा, उन्हें पद नहीं दिया जाना और राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, ये कई पार्टियों के लिए बड़ा सवाल रहा है और आज भी ये सवाल उसी तरह से जिंदा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना के पूर्व सह संपर्क प्रमुख और पूर्व नगर सेवक बहादुर सिंह बिष्ट जी। किस तरह से आप उत्तर भारतीयों की, खासकर हिंदी भाषियों की किस तरह से सेवा में जुटे हुए हैं और पार्टी की भूमिका आपके प्रति क्या है, ये तमाम सवाल है और आज हम सीधे उन्हीं से इन सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि आप इस दीघा क्षेत्र में उत्तर भारतीयों का, हिंदी भाषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और शिवसेना ने इसीलिए आपको पहले चुना। लेकिन जब हालिया चुनाव देखते हैं महानगर पालिका, तो उसमें साफ तौर पर आपकी उपेक्षा देखी गई। देखिए, पहले तो मैं उत्तर भारतीयों के साथ साथ और भी धर्म, मराठी हो या और भी समाज धर्म के लोगों का नेतृत्व करता हूँ। बिल्कुल। जब आदमी नगर सेवक बनता है तो वो एक समाज के लिए सबका होता है। बिल्कुल। तो उनका प्यार और स्नेह मेरे पे आज भी बना हुआ है और आज भी मैं नगर सेवक नहीं होते हुए भी नगर सेवकों के से ज़्यादा मेरे पास लोग आते हैं, कुछ जो भी उनकी समस्या होगी मैं पूरे उनको समस्या का जो निदान है, जो भी है उत्तर है प्रश्न का, देने की पूरी कोशिश करता हूँ। और आपने कहा उपेक्षा तो नहीं कहूँगा मैं पार्टी में, लेकिन मेरा हक था। मैं एक सिटिंग नगर सेवक था और मेरा हक था एक उत्तर भारतीय बोल के, और जो मेरे कार्य मैंने जो किए थे, जो मेरा नाम था इस क्षेत्र में, तो मेरा एक हक था। लेकिन वो हक किसी को दे दिया गया और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि जहाँ पे मुझे पार्टी के लिए एक समझौता करना पड़ा और पार्टी के हित के लिए मुझे पीछे हटना पड़ा। और आपने सही कहा कि मुझे स्वीकृत नगर सेवक का लेने का आश्वासन दिया गया था। ये आश्वासन सभी, जैसे माननीय उपनेता जी हैं, चौगुले साहब के घर ऑफिस में मीटिंग हुआ था स्कूल के, और वहाँ पर हम लोगों को जब मैं लास्ट तक मेरे लिए लड़ा, लेकिन लास्ट में जब निर्णय हुआ, सबने कहा कि आप शांत रहिए, पार्टी हित में आप बैठ जाइए और आपको हम सब लोग मिलके स्वीकृत नगर सेवक के लिए आपके लिए प्रयास करेंगे और आपको लेंगे। और हमारे संपर्क प्रमुख हैं अपने बाबा कदम, हाँ, उनके समक्ष वो मुझे लेके गए और शिंदे साहब के सामने बात हुआ और माननीय आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब जी ने उस वक्त कहा, ओके कहा था। तो उनके आश्वासन पे और माननीय खासदार जी के नरेश मस्की जी के आश्वासन पे और इन सभी के आश्वासन पे मैंने पार्टी के हित को देखते हुए पीछे लिया। और मैंने सिर्फ पीछे नहीं लिया, देखो लोग नाराज होते तो नहीं मिलता है तो काम नहीं करते, बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने चारों उम्मीदवार जिताने के लिए जी जान लगा दिया। मेरे जितने समर्थक थे सब नाराज थे, लेकिन उनको बोला कि आपको लड़ना है, शिवसेना पार्टी को जिताना है, ये चारों उम्मीदवार को जिताना है। मैंने कहीं पक्षपात नहीं किया और जैसा आश्वासन के अनुसार आशा थी कि मुझे स्वीकृत नगर सेवक मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। अभी पार्टी ने अपना कुछ निर्णय लिया होगा, इसके लिए हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब सकारात्मक थे, खासदार साहब सकारात्मक थे। सुबह 10:15 बजे तक मेरा नाम आ गया, मुझे यहाँ फ़ोन भी आ गया था कि आप तैयारी कर लीजिए। फिर पता नहीं 11 बजे अचानक क्या हुआ कि चौथा नाम इन हो गया और मुझे स्वीकृत नगर सेवक नहीं मिला। ठीक है, पार्टी के नेताओं का डिसीजन है, उन्होंने कुछ सोच समझ के लिया होगा, उसका मैं सम्मान करते हुए मैंने ओके कर दिया कि ठीक है चलो। लेकिन आपने कहा कि सुबह 10 बजे तक सकारात्मक था और 11 बजे नकारात्मक हो गया, तो क्या जो आपके यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो नहीं चाहते कि आपका नेतृत्व आगे बढ़े, आपका नेतृत्व और सफल हो और ज़्यादा उसका विस्तार मिले? देखिए, आपने भी पिछले 10 साल मेरा देखा हुआ है। महासभा में जो विषय और मुद्दे पे मैं जो आवाज़ उठाता था वो आपको पता है, सभी को पता है। अब दूसरे जो लोकल नेता ने क्या सोचा उस पर तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जिस प्रकार से मुझे लास्ट में साइड लाइन किया गया, कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ होगा। नहीं तो जहाँ पर माननीय एकनाथ शिंदे साहब खुद सकारात्मक थे, खुद मुखिया बोल रहे हैं, हाँ मुखिया बोल रहे थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ? या तो मुखिया को ये इस बात का पता ही नहीं होगा, हो सकता है नीचे लेवल से कुछ हुआ हो, लेकिन मुझे पूरा आशा है, मेरे नेताओं पे, माननीय एकनाथ शिंदे साहब पर पूरा विश्वास है, हमारे आदरणीय खासदार जी नरेश मस्के जी पे है
और हमारे उपनेता विजय कुमार चौगले साहब पे पूरा विश्वास है कि इन्होंने अगर मुझे ये नहीं दिया तो कुछ न कुछ मेरे बारे में अच्छा सोचा होगा। माननीय हमारे जो मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब है, वो उनका भी अचानक देखिए आप, एक साधारण सी जो महिला थी जिसने सोचा भी नहीं था, बिल्कुल, उनको राज्यसभा का खासदार बना दिया, राज्यसभा का दे दिया, बिल्कुल। किसी ने ध्यान, इतने बड़े बड़े नेता होते हुए भी। बिल्कुल। और मुझे स्वीकृत नगर सेवक के नाम मेरा आने के बाद कटा, और कुछ लोग ऐसे थे जो लोगों ने सोच रहे थे कि हम संचालक किसी महामंडल में संचालक होंगे, कहीं हम बड़े एमएलसी के ले जाएंगे, ऐसे कुछ नेताओं को उन्होंने स्वीकृत नगर सेवक बना के महासभा में भेज दिया। तो माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने कुछ सोचा होगा मेरे बारे में, शायद इससे बड़ा सोचा होगा, या कुछ आगे के बारे में सोचा होगा, या आगे कुछ मुझे और बड़ी जिम्मेदारी देंगे। रह गई बात परिवहन में भी आपको कोई मौका नहीं दिया गया? नहीं, लगातार कोई परिवहन में मुझे पूछा गया था। हाँ। लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं सभागृह से आपने मुझे बाहर किया है। बिल्कुल। तो मेरा प्रामाणिक इच्छा था कि मैं सभागृह में ही जाऊं, और परिवहन का तो आपको पता है क्या हाल हो गया है। बिल्कुल। तो परिवहन में एक भी सदस्य हमारा नहीं आया, सबके सब 12 के 12 सब नल एंड वाइट हो गए। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा बोलना था कि आप मुझे जब सभागृह से बाजू किया है, बाहर निकाला है, तो मुझे उसी सभागृह में एक बार जाने दीजिए। तो आप इस पे मेरा फोकस है, उस पर विचार नहीं किया गया। इतना कुछ होने के बाद क्या आपको दूसरे पार्टियों से कोई ऑफर नहीं आया कि भाई बहादुर सिंह बिष्ट एक पूरे इलाके को रिप्रेजेंट करने वाले, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अच्छा नेता है, और उसको अपने पार्टी में लिया? क्या किसी और पार्टी ने आपको कभी ऑफर नहीं दिया इतना कुछ होने के बीच में? नहीं, देखिए क्या होता है, आपको पता है जब इलेक्शन होता है तो ऑफर आते हैं और जाते हैं। ऑफर मुझे भी आया कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए, आपका जो भी हम स्वीकृत में लेंगे, क्योंकि उस वक्त सब टिकट बढ़ चुका था। बिल्कुल। और आपका हमको उपयोग होगा, फायदा होगा, और जो आपका खर्च भी जो भी हुआ होगा हम उसको वरिष्ठ बोल के देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ओके। और आप स्वीकृत नगर सेवक आपको तो 100% मिल ही जाएगा। तो लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। मैंने बोला कि हमारे मुख्य नेता माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने मुझे बोला है, उनका जो उन्होंने जो बोला है उसका मान सम्मान रखना मेरा काम है, एक सैनिक बोल के। अगर कोई दूसरा बोला था तो एक बार मैं सोचता, लेकिन उन्होंने जब बोल दिया तो बात खत्म। उन्होंने मेरे पे विश्वास रखा, मेरे पे इतना विश्वास रखा कि उन्होंने बोला ये मेरे घर का आदमी है, इस पे अन्याय क्यों, ऐसा भी उन्होंने बोला। अच्छा। जब हम बात करने के तब वहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा था, तो वो संपर्क प्रमुख ने उनको बताया, तो बोला ठीक है, बोला इनको अपन ऐसा हाथ करके उन्होंने बोला कि इसको अपन स्वीकृत नगर सेवक में करेंगे। तो वो इतना अगर उनका विश्वास मेरे पे है तो मैं कैसे दगा कर सकता हूँ उनके साथ। मैंने पूरी मेहनत की, मैंने ये काम नहीं किया कि मुझे बोला गया, हमारी पार्टी से कुछ लोगों का बोलना था कि आप अपक्ष फॉर्म भरो और बाद में तड़जोड़ करो। अच्छा, मैंने वो चीज़ नहीं किया। जब आपको आपका मुखिया बोल रहा है कि आपको मिलेगा तो मैं क्यों करूँ वो? मैंने लोगों को जमा करके रोना धोना का काम नहीं किया, उसका वीडियो बना के प्रसारित नहीं किया। शायद ये मेरी गलती थी, इसलिए मुझे स्वीकृत नगर सेवक में भी थोड़ा सा कुछ लोगों ने साइड लाइन कर दिया। देखो आप, कुछ लोगों ने वीडियो बनाया है, औरतें ना सब जमा होके रो रहे बेरे, उसमें से कुछ लोग स्वीकृत नगर सेवक भी बन गए। तो ये मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे मेरे मुख्य नेता पे विश्वास उस वक्त भी था, आज भी है और कल भी है। मतलब आपको लगता है कि आपकी पार्टी में कुछ लोगों ने नौटंकी करके पूरा स्वीकृत नगर सेवक का पद लिया, ऐसा कर सकते हैं हम? तो लेकिन उनके लिए रोने धोने वाले वीडियो बनाने वाले वो मैंने नहीं किया, मेरी गलती है, वो मैंने भी करना चाहिए था। आपको करना चाहिए था। नहीं किया मैंने मेरे कार्यकर्ता बोल रहे थे कि हम मोर्चा निकालते हैं, चलो चलते हैं। तो मैंने बोला जब ऊपर से मुझको आश्वासन मिला है तो मैं ये सब करके मैं एक प्रकार से पार्टी के पर अविश्वास जताऊंगा। बिल्कुल सही। जब मेरा नेता मुझे बोल रहा है और मेरे को मेरे नेता पे विश्वास है, अगर मैं ये सब करूंगा उसके बाद भी, बोलने के बाद भी, तो मैं उस नेता पे और पार्टी पे, मेरे पार्टी पे अविश्वास जताऊंगा। आप लोग काम कीजिए। और ये भी आपको बता देता हूँ, अगर मैंने काम नहीं किया होता तो 1 नंबर पैनल गिर जाता। अच्छा। क्योंकि मैं अगर अपक्ष में खड़ा होता तो निश्चित स्वरूप में मैं 6-7 हज़ार वोट खा लेता, मतलब मुझे प्राप्त होते। ये उत्तर भारतीय वो वाली ये है, इसमें 70% उत्तर भारतीय वोट है। तो ये सब चीज़ें हमारे वरिष्ठ को भी पता है। लेकिन मैंने उस समय पार्टी हित देखा, मैंने हमारे नेता के बात सुनी, हमारे नेता ने बोला, हमने वो काम किया, हमने जीताने का काम किया और हमारा 1 नंबर प्रभाग जीत गया। 4 उम्मीदवार हम जीत के आए।
मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि हम यहाँ अगर इस पूरे इलाके पर अगर नज़र रखते हैं तो आप एक अच्छी छवि के साथ उभरे थे। क्या आपको कभी ऐसा एहसास नहीं होता है कि खुद पार्टी के लोग ही आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते? आपके यहाँ के स्थानीय नेता ही नहीं चाहते कि आप मजबूती के साथ और बड़े लेवल पर उभर सकें? ये थोड़ा सवाल कड़वा है, लेकिन मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूँ। नेता का काम होता है पार्टी बनाना। पार्टी बढ़ाते हो तो उसको कार्यकर्ता को भी बड़ा करना पड़ता है। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी नेता को मेरे को स्वीकृति या नगर सेवक बनने में कुछ अड़चन हो। क्योंकि अगर पार्टी कल जो नेता होगा उसको अगर कल यहाँ आमदार की लड़ना है या बड़े पोस्ट पे लड़ना है तो उसमें उस वक्त हमारी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो वो नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कि हमारे कोई नेता चाहते कि मैं आगे नहीं बढ़ूँ। अगर ऐसा होता तो अभी तक मुझे 2 बार 3 बार पहले भी नगर सेवक रह चुका, उसमें दबा दिया जाता। तो अब आप किस तरह से भूमिका निभा रहे हैं? आपके पास ना संगठन का कोई पद नजर आ रहा है, ना तो आप नगर सेवक हैं, ना कोई बड़ी ऐसी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। तो आज बहादुर सिंह बिष्ट किस हिसाब से शिवसेना के लिए काम कर रहे हैं? एक शिवसैनिक बोल के काम कर रहा हूँ। शिवसैनिक ही सबसे बड़ा पद है। अच्छा। शिवसेना में अगर आप शिवसैनिक ही नहीं रहेगा तो ऊपर के पद वाले क्या करेंगे? एक शिवसेना बोल के मैं अपना जो भी है करते हुए निभा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। मैं 10-15 साल से जो नगर सेवक था, लोगों से जो मेरा संपर्क था, आज भी लोग मुझसे आते मिलते। कुछ बारे में अगर मुझसे राय लेते मैं देता हूँ, कुछ उनको अगर समस्या होती तो जाके समस्या का समाधान भी करने की कोशिश करता हूँ। मेरा तो मॉर्निंग वॉक मैं रोज़ करता हूँ। मॉर्निंग वॉक मेरा एक प्लस पॉइंट है। मॉर्निंग वॉक सुबह में हर एरिया के एक पार्ट में घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, आता हूँ। आपने कहा कि जो समस्या होती है उसको सुलझाने का प्रयास करती है। इस वक्त सबसे गंभीर समस्या है जो झोपड़पट्टी पुनर्वसन की चल रही है, उसमें बहुत चर्चा चल रही है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या इस इलाके का झोपड़पट्टी पुनर्वसन होना चाहिए? यहाँ पे सालों सालों से लोग एक तो अनऑथराइज झोपड़पट्टी का सिक्का लेके बैठे हुए हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पे यहाँ झोपड़पट्टी में कौन रहना चाहता है? जिसकी मजबूरी होगा वही रहेगा। हाँ। तो यहाँ पे 70-80% लोग इतने छोटे घर में रहते हैं कि उसका कुछ आप जाके पीछे साइड देखेंगे। मैं ये नहीं बोलता कुछ 10% लोगों का बड़ा घर होगा, लेकिन 80-90% लोग छोटे छोटे घर में रहते हैं। तो उनका अगर पुनर्वसन होगा, वो घर पे प्लास्टर भी नहीं होगा, देखो जाके आप। तो ऐसे झोपड़पट्टी का पुनर्वसन होगा और उनको लीगल घर मिलेगा, अधिकृत उनके घर मिलेगा, तो वो किसको नहीं चाहिए? और वो होना चाहिए, लेकिन वो कैसे होना चाहिए? लोगों के हित पे को ध्यान में रख के होना चाहिए। जो झोपड़ी आज तक है उस झोपड़ी को मिलना चाहिए। आप पात्र के उसमें पढ़ के आप आधों को दोगे, आधे को नहीं दोगे, तो जो रहे गरीब है उनको बेघर करने के लिए झोपड़पट्टी पुनर्वसन नहीं है। बिल्कुल। बेघर कोई आदमी, कोई झोपड़पट्टी धारक बेघर ना हो, इसके लिए आप ये योजना लागू कर कीजिए और हर किसी को घर मिले। ये हमारा एक मानना है कि हर किसी को घर मिलने के लिए आप प्रयास कीजिए। झोपड़पट्टी में लोगों को देके बेघर नहीं करना चाहते हो, उनको अधिकृत करना चाहते हो। तो आज तक जिनके झोपड़पट्टी है, आज झोपड़ी जो है उसको उनको भी आप दीजिए, ताकि आप किसी गरीब को बेघर ना करें। ठीक है। और जो 300 स्क्वायर फीट है ये कारपेट है, वापर क्षेत्र है जो आप वापरोगे। अगर इसको हम बिल्डअप करेंगे तो ये 400-450 चला जाएगा। तो ये जो सरकारी नियम के अनुसार ही मिलेगा। अगर कोई बोलता होगा 500 चाहिए, तो कोई बोलता होगा कि ये जो झोपड़पट्टी जो SRA है ये नवी मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत होना चाहिए। ये नहीं होगा ना। आपकी जमीन है, आपकी जमीन में मैं घर बनाओ, चलेगा क्या आपको? और हमारी तो और भी इच्छा है कि और भी मांग है एक प्रकार से कि जैसे क्लस्टर, मुझे तो लगता है यहाँ पे क्लस्टर जैसे थाना में 4-4 माले वाले लोगों को यूनिट बोल के एक घर दिया गया, वैसे यहाँ पे G+1 जिन्होंने एक मजूरी में घर बनाया हुआ है उसको भी एक यूनिट बोल के ऊपर वाले को ही घर मिले, ऐसा तो मेरी इच्छा है और हमारे नेताओं की भी इच्छा है। उसके लिए कोशिश जारी है। जो अगर योजना में अगर पात्रता का कहीं प्रॉब्लम हुआ तो अधिकांश लोग बेघर हो जाएंगे। आपकी भूमिका क्या है अभी? नहीं, हमारी भूमिका बताइए ना कि हर एक आदमी को घर मिलना चाहिए जो आज यहाँ पर है। आप गलती आपकी है ना, आपने बैठने दिया, बसने दिया। जब आपके पास 2001 तक का पात्रता का झोपड़पट्टी था, उसके आगे आपने बसने क्यों दिया? बिल्कुल। जब बसने दिया है तो उसको भी घर मिलने का अधिकार है, उसे भी घर मिलना चाहिए।
तो उसके ऊपर तो हम बोल रहे हैं कि जो डबल माला है उसको भी घर ऊपर वाला एक अलग यूनिट है। हाँ। अगर अलग लोग वहाँ पे मीटर है रह रहे तो उनको भी मिलना चाहिए। जैसे आप थाना में क्लस्टर में थाना में दे ही रहे हो ना, क्लस्टर में दे रहे हैं, हाँ। दे रहे हो ना, तो आप इस मेरे को तो लग रहा है कि यहाँ पे शायद वो योजना यहाँ पे अच्छी लगी, क्योंकि दीघा विभाग देखिए वो पूरी बिल्डिंग है। बिल्कुल, हाँ सही है। अगर उस बिल्डिंग में सब अनलीगल का थप्पा लगाया और उसमें यूनिट देखेंगे तो एक बिल्डिंग में 20-20, 25-25 घर है, तो आप मेरे को बताइए उस घर को एक यूनिट को एक घर मिलना चाहिए। वैसे झोपड़पट्टी में जिनके बच्चे बढ़ गए या परिवार बढ़ गया ऊपर बना दिया है उसका यूनिट अलग है परिवार का, तो उनको भी एक मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, 2 यूनिट से बोल के। महानगर पालिका सत्ता में आ गई है और तमाम इस क्षेत्र के बड़े बड़े प्रॉब्लम हैं, अब आप कैसे इन मुद्दों को उठा रहे हैं? देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की समस्या क्या है। हमारे अभी बरेली विधानसभा के हमारे विरोधी पक्ष नेता माननीय विजय कुमार चौगले साहब, माननीय खासदार नरेश मस्के जी और खुद हमारे मुख्य नेता माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब इस पूरे जो है उस पर पूरे उन्होंने मतलब उनका ध्यान है, उनकी नज़र रखी हुई है और एक भी घर आदमी बेघर ना हो इसकी पूरी ये कर रहे हैं हम लोग कि ना हो, और उस हिसाब से जो भी हमारे ऊपर से आदेश आएगा झोपड़पट्टी पुनर्वसन हो या लोगों की इसके लिए तो हम वो करेंगे। जो यहाँ के वन मंत्री हैं गणेश नाइक, उन्होंने साफ तौर पर एक ऐलान किया है कि झोपड़पट्टियों का पुनर्वसन जो है या पुनर्विकास जो है वो महानगर पालिका के माध्यम से होना चाहिए और हर आदमी को 500 स्क्वायर फीट का घर मिलना चाहिए। नई मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में सिर्फ अरेली विधानसभा नहीं आता है, बेलापुर विधानसभा भी आता है। हाँ ठीक बात है। तो वहां पर अगर आप झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण से कर रहे हो, वहां पे आप क्यों नहीं मांग रहे हो कि हमको नई मुंबई महानगर पालिका को दे दो के माध्यम से करो? आप जो MRDC में क्यों मांग रहे हो? आप न्याय दोनों साइड से, वहां के लोगों को 300 स्क्वायर फीट का घर मिल रहा है, तो यहाँ पे आप 5 से कौन से हक से मांग रहे हो? वहां पे भी बीजेपी की MLA है, यहाँ पे भी बीजेपी के MLA, आप वन मंत्री है, आपका नई मुंबई महानगर पालिका में महापौर है। सबसे बड़ी बात तो है कि राज्य का जो प्रमुख है वो आपके पार्टी से। बिल्कुल, हाँ। अगर राज्य का प्रमुख चाहेगा तो 500 स्क्वायर फीट एक ही दिन में एक ही घंटे में हो जाएगा। हाँ। तो आप कीजिए ना, आपको किसने रोका है? तो लेकिन पब्लिक को आपके जो कार्यकर्ता नीचे आके गुमराह कर रहे हैं वो गुमराह नहीं करना चाहिए कि 500 स्क्वायर फीट। अभी मेरे को बताइए, मैं भाषण कुछ मेरे पास आया या मुझे लोगों ने बोला तो ये 300 स्क्वायर फीट इनको लग रहा है कि ये डेवलपमेंट का है, कारपेट नहीं है। कारपेट है ये, लेकिन ये कारपेट है, क्योंकि उसमें का एक नेता मुझे मिला था तो उसकी मैं तबीयत पानी पूछा, वो किसी यही मीटिंग करके आ रहा था यहाँ से, तो मैंने तबीयत पूछा, फिर मुझे बोला कि 300 स्क्वायर फीट अगर देगा तो कारपेट 200 मिलेगा तो लोग अपने को क्या बोलेंगे। मैं बोला नहीं, 300 स्क्वायर फीट कारपेट है। बिल्कुल। तो उनको यही पता नहीं कि कारपेट है या ये डेवलप वाला जो है बिल्डअप है। तो आप पहले तो ये जान लीजिए कि 500 आप कारपेट मांग रहे हैं या 300 कारपेट मांग रहे हैं। 500 कारपेट है या ये तो आपको लगता है गणेश नाइक की ये मांग जो है वो कंफ्यूज कर रही है? कंफ्यूज ही है। आप बताइए, अब वो बड़े मंत्री जी हैं, अब उनका जो बातचीत है उसको तो मैं काटूंगा नहीं, लेकिन जो नियम पूरे महाराष्ट्र में लागू है वही नियम यहाँ पे लागू होगा। बिल्कुल। अगर ये नियम आपको लगाना है तो बेलापुर विधानसभा क्षेत्र में भी तो लोग रह रहे हैं झोपड़पट्टी में, तो उनके लिए आप 500 स्क्वायर फीट क्यों नहीं मांग रहे? सिर्फ इस साइड के लोगों को मिल रहा है होने वाला झोपड़पट्टी पुनर्वसन, तो आप 500 स्क्वायर फीट यहाँ मांग के या आपके कार्यकर्ता मांग के क्यों अड़चन निर्माण कर रहे हैं? आपकी, मैं बोला ना, राज्य का मुखिया आपके पार्टी से है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके हैं, वो तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा उनको 500 स्क्वायर फीट का करने के लिए। आप मांग कीजिए, वो कर देंगे, हो जाएगा, तो लोगों का भला हो जाएगा। ठीक है, हम उनसे भी पूछेंगे इस संदर्भ में और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ हमारे यहाँ पे कुछ नेता, उनके जो नेता हैं वो घूम रहे हैं 300 स्क्वायर फीट नहीं, हमको 500 स्क्वायर फीट चाहिए, हम MRDC में कोई कागज जमा मत करना। अच्छा। या ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। अभी मैं आपको हकीकत बताता हूँ, उनकी खाजगी मालिकी जगह है। अच्छा। मालिक, जमीन के मालिक है वो, और उन्होंने एक बिल्डर को बेच दिया है। अच्छा। उसका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में 600 से 700 झोपड़पट्टी प्रभावित हो रही है। अच्छा। उनको तो एक स्क्वायर फीट ये दे नहीं रही है, उनके जो रिश्तेदार है जाके बोल रहे खाली करो, और ये झोपड़पट्टी पुनर्वसन में बोल रहे कि 500 स्क्वायर फीट दो, तो वो उनको भी तो न्याय दो आप।
बिल्कुल सही है। आपके जमीन पे जो लोग हैं बसे, सालों से बसे हैं, उनको भी तो न्याय दो। उनको तो 500 स्क्वायर फीट का आप दिला दो बिल्डर तो से। आप उनका खुलासा क्यों नहीं कर रहे? आप कर रहे हो, आपके सामने तो बोल ही दिया तो मैंने। नाम बता दीजिए कि कौन ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन यहाँ पे नाम बताने की क्या जरूरत है, सबको पता है किसकी जमीन है यहाँ पे। तो देखिए, इन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं बीजेपी के जिन्होंने अपनी नगर सेवक रह चुके हैं वो लोग, नगर सेवक रह चुके हैं और परिवार नगर सेवक रह 500 से अधिक जो है वो झोपड़पट्टी बना रखे हैं। उनको क्यों नहीं दे रहे 500 स्क्वायर फीट? दे बेचारे गरीब को, 600-700 लोगों का भला हो जाएगा। उनको तो आपके रिश्तेदार जाके बोलते हैं कि भाई आप 15 दिन में खाली कर दो या कागज दे दो। दम दाटी का काम चालू है, बिल्डर की तरफ से उनको प्रेशर लाया जा रहा है। वो तो हम लोग मिल के, माननीय चौगले साहब, ये लोग सब मिलके, हम लोग जो खड़े हैं करके, बिल्डर भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहा है। चलिए, अभी मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ। अब बहादुर सिंह बिष्ट क्या करेंगे आने वाले समय में? क्या अब इस वक्त कोई अगर ऑफर आपको मिला कि भाई आपको तो शिवसेना ने स्वीकृत नगर सेवक नहीं बनाया, चुनाव में भी टिकट नहीं दिया, तो आप आ जाओ हमारी पार्टी में और आपको हम कोई बड़ा पद या बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, तो क्या आप जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि मुझे मेरे मुख्य नेता हमारे शिवसेना के माननीय आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब जी पे भरोसा था। अब तो ज़्यादा भरोसा हो गया जब से उन्होंने एक सामान्य महिला को खासदार बनाया कि वो पार्टी में कोई भी हो सकता है, आप काम करो सिर्फ। जैसे ही पहले बीजेपी में होता था, ये अब हमारे शिवसेना पार्टी में हो रहा है कि आप काम करो, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो वर्कर काम करेगा वो राजा बनेगा। तो ये पूरे विश्वास मेरे को पूरा विश्वास मेरे मुख्य नेता माननीय एकनाथ। लेकिन आप अपने जो नेता हैं, यहाँ के स्थानीय नेता हैं, जैसे उप नेता हैं विजय चौगले जी, जिला प्रमुख है द्वारकानाथ भोईर, जिला प्रमुख है आपके किशोर पाटकर, उनकी भूमिका आपको कैसे भरोसेमंद लग रही है? देखिए, किशोर पाटकर साहब था बेलापुर विधानसभा के, तो यहाँ पे उनका नैयारुली में जो द्वारकानाथ, उसमें संपर्क प्रमुख भी जोड़ लीजिए, जो बाबा संपर्क प्रमुख। देखिए, ऐसा है ना कि अब सबकी भूमिका, देखो इलेक्शन तो खत्म हो गया, तो उस वक्त हम ज़्यादा मिलते हैं, अब मिलने का थोड़ा डिस्टेंस हो गया। अभी द्वारकानाथ भोईर साहब से हमारा संपर्क रहता है जी, सामान्य विरोधी पक्ष नेता उप नेता हमारे जो हैं वो चौगले साहब, उनसे हमारा संपर्क रहता है। और खासदार साहब आपको 24 घंटे अवेलेबल रहता है, कभी भी फ़ोन करो। मुझे तो अनुभव है, जब भी मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने अटेंड किया और मिलने के लिए बुलाया, और जो भी है उन्होंने फ़ोन करके उस समस्या का समाधान किया हुआ है। तो और आपको और ऊपर माननीय हमारे मुख्य नेता से मिलना है, तो वहाँ पे भी मिलने के लिए कोई अवरोध नहीं है, हम जाके मिल सकते हैं उनसे। तो ये भरोसा है कि आने वाले समय में अच्छी भूमिका आपको मिलेगी, ये पूरा यकीन है आपको? मुझे यकीन है, कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस यकीन के लिए कि इतनी उपेक्षाओं के बावजूद भी आपको अपने पार्टी के मुखिया एकनाथ शिंदे साहब और जो सांसद हैं नरेश मस्के, उनकी भूमिका पर यकीन है, और उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी समाज को भी यकीन है कि आपके माध्यम से इस इलाके का जो दीघा क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व निरंतर जारी रहेगा। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, उनको बेहतर घर दिलाने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए आप प्रतिबद्ध रहेंगे। आपको फिर से आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार, धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।